खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट दोस्त खुर्रम हबीब। आप सब लोगों का स्वागत है फिर से मेरे शो में। तो इंडिया और पाकिस्तान एशिया कप के में एक बार क्रिकेट फील्ड पर फिर से एक दूसरे का मुकाबला करेंगे। हमेशा से इन दोनों टीम्स के बीच में जब भी कोई मैच होता है, चाहे वो टेस्ट हो, वनडे हो, T20 इंटरनेशनल हो, तो काफी एक्साइटमेंट होती है। टेस्ट मैचेस को हुए हुए तो खैर 18 साल हो गए हैं, लेकिन रिसेंट टाइम्स में हमने वनडे और T20 में दोनों को एक दूसरे का सामना करते हुए देखा है। और काफी टॉक होती है, काफी बातचीत होती है इस मैच से पहले। There is a lot of tension that builds up. There is a lot of excitement that builds up. A lot of big money is riding on these India-Pakistan matches. तो फिर से एशिया कप में मैच होने वाला है। और वैसे तो हमेशा से ये दो देशों के बीच में हमेशा से टेंशन रहा है, क्रॉस बॉर्डर इश्यूज की वजह से। जी हाँ, बॉर्डर इश्यूज की वजह से पिछले 70-75 साल में, जब से ये दोनों मुल्क, दोनों देश अंग्रेजों की के शिकंजे से आजाद हुए हैं। लेकिन इस बार कुछ ज्यादा एक्साइटमेंट है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर बीइंग टॉक्ड अबाउट। सोशल मीडिया के ऊपर काफी वेहेमेंटली अपोज किया गया है। काफी लोगों ने बोला है कि इंडिया को पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं खेलना चाहिए, बिकॉज अभी रिसेंटली एक बॉर्डर इश्यू हुआ था, जिसकी वजह से काफी लोग नाराज हैं। लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, उसकी भी एक कोई मजबूरी है। जी हाँ, बीसीसीआई की एक सबसे बड़ी मजबूरी है दैट दे कैन नॉट pull out of multi-nation tournaments, for the simple reason because A, this is happening in a neutral venue. This tournament is not happening in Pakistan, so they cannot boycott this tournament. और मल्टी-नेशन टूर्नामेंट में को बॉयकॉट करने से का मतलब ये होता है कि आप इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने अपना ही केस खराब करते हैं। जी हाँ, इंडिया को आगे जाके कॉमनवेल्थ गेम्स भी होस्ट करने हैं और दूसरे मल्टीनेशनल इवेंट्स को भी होस्ट करना है, क्योंकि इंडिया इज सच अ बिग फाइनेंशियल पावर इन द क्रिकेटिंग वर्ल्ड। It means that every other tournament will come to India, and they cannot afford to boycott multinational tournaments because they will be playing host to many of these tournaments. खैर, ये तो बात रही इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो टेंशन हुआ था। क्रिकेट फील्ड के ऊपर भी एक्साइटमेंट रही है पिछले 2-4 दिनों में, जब से ये टूर्नामेंट की शुरुआत हुई है। दोनों टीमों के ऊपर लोगों ने नजर डाले रखी है, और ये भी देखा है कि क्या इन टीम्स की स्ट्रेंथ रही है। जी हाँ, बॉलिंग अटैक दोनों टीम्स का बहुत जबरदस्त साबित हुआ है, ऑल्दो दे प्लेड अगेंस्ट वीकर साइड्स। जी हाँ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को इंडिया ने 9 विकेट से हराया था, 57 रन के स्कोर के ऊपर, विच इज द लोएस्ट एवर बाय यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। 57 के स्कोर पर इंडिया ने डिसमिस किया था। और वहीं पाकिस्तान ने ओमान को 67 रन के ऊपर डिसमिस कर दिया है। तो एक्साइटमेंट इससे ज्यादा क्या बिल्ड हो सकती है कि दोनों की बॉलिंग अटैक एक पीक लेवल पर लग रही है। हालांकि हम ये भी कह सकते हैं कि दोनों के ऑपोजिशन बहुत वीक थे, और नेचुरली कोई भी वीक ऑपोजिशन का सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि दे आर नॉट एबल टू बैट अगेंस्ट क्वालिटी स्पिन बॉलर्स। स्पेशली एसोसिएट नेशंस, क्योंकि इनका कोई क्रिकेटिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, इनका कोई डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं होता, मल्टी डे कॉम्पिटिशन नहीं होते हैं, तो इसी की वजह से ये लोग कभी भी स्पिन बॉलिंग, क्वालिटी स्विंग बॉलिंग का सामना नहीं कर पाते, क्योंकि इनको कभी भी प्रैक्टिस नहीं मिलती अपने मुल्क में, अपने देश के अंदर, अपने जहां पर इनको डोमेस्टिक क्रिकेट होता है। तो ज्यादातर ये T20 क्रिकेट खेलते हैं, सीधा स्ट्रेट मीडियम पेसर्स को, मे बी फास्ट बॉलर्स को। व्हेन इट कम्स टू गुड क्वालिटी स्पिनर्स, स्पेशली रिस्ट स्पिनर्स, दे स्ट्रगल अगेंस्ट। और ऐसा ही हुआ इंडिया और यूएई के मैच में। जब कुलदीप यादव आए तो उन्होंने अच्छा एकदम से विकेट्स की लाइन लगा दी। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स 26 विदाउट लॉस थे, फिर उसके बाद 47 पर 2 विकेट के नुकसान पर चल रहे थे। 8 ओवर हो चुके थे, ऑल्दो स्कोर बहुत अच्छा नहीं था, but people would have thought that they will cross 100 at that point when they were 47 for 2 in 8 overs. People would have thought that they would cross 100 quite easily, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कुलदीप यादव आए अपना दूसरा ओवर डालने, जो इनिंग्स का 9th ओवर था, और उन्होंने एक ही ओवर में 3 विकेट निकाल दिए। और अचानक यूएई फ्रॉम 47 for 2, they were 50 for 5 after 9 overs. Yeah, 47 for 2 after 8 overs, and suddenly it became to 50 for 5.
suddenly it became 50 for 5 after 9 overs. तो ये कहानी रही उस मैच की, और 50 for 5 के बाद वो रिकवर नहीं कर पाए। कुलदीप यादव ने एक और बाद में आके विकेट लिया। शिवम दुबे जो मीडियम पेस बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन्होंने 3 विकेट निकाले। एक बहुत अच्छा विकेट निकाला जिसमें बॉल मूव हुई थी, कॉट बिहाइंड कराया, और 57 के स्कोर के ऊपर यूएई निपट गई। हमेशा इन टीम्स के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि क्योंकि इनके पास कोई डिफेंस नहीं होता। आप डिफेंस, कोई भी बैट्समैन, अभी भी आप बड़े बैट्समैन से बात करेंगे, फॉर्मर ग्रेट से बात करेंगे, तो वो हमेशा एक चीज पर इंसिस्ट करते हैं कि बैट्समैन का डिफेंस होना चाहिए, स्पेशली अगेंस्ट गुड बॉलर्स। क्योंकि ये क्रिकेटर्स, ये जितने भी यूएई हो गई या ओमान हो गए या जितने भी एसोसिएट नेशन है जिनको अभी टेस्ट स्टेटस नहीं मिला, क्योंकि उनके यहाँ लंबे दिनों के, यानी मल्टी डे, यानी 2 3 4 दिन के क्रिकेट मैचेस उनको खेलने को नहीं मिलते, तो इनके बैट्समैन ज्यादा डिफेंस नहीं सीख पाते। और यही हुआ कि कुलदीप यादव के अगेंस्ट ये इनको डिफेंड नहीं करना आता था, क्योंकि स्पिनर्स के अगेंस्ट आपको फीट मूवमेंट चाहिए, आपको रिस्ट वर्क चाहिए, आपको बैट को एक मैजिकल वॉन्ड की तरह यूज करना आना चाहिए। अगर आप वो नहीं कर सकते तो कम से कम आप डिफेंड करना आना चाहिए आपको, और वो यूएई के बैट्समैन नहीं कर पाए। तो इसीलिए उन्होंने सोचा कि यार, टू गेट आउट ऑफ द ट्रबल लेट्स हिट आउट, और इसी हिटिंग आउट के अंदर वो आउट होते चले गए। यही कहानी ओमान के साथ रही। पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच खेला उन्होंने, और पाकिस्तान का बहुत ही बिलो पार स्कोर था। ऐसा लग रहा था कि ऑब्वियसली दैट 160 अगेंस्ट ओमान वाज बिग, बट इफ यू कंसिडर व्हाट वाज एक्सपेक्टेड ऑफ देम, they should have scored a lot more because they were playing against an associate nation and they had a decent batting lineup. तो 160 रन बना पाए, लेकिन फिर उसके बाद उन्होंने ओमान को 67 रन पे लौटा दिया। और उसमें अगेन the most successful bowler was left arm wrist spinners, क्वाइट लाइक कुलदीप यादव, सुफियान मुकीम। जी हाँ, रिस्ट स्पिनर थे, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर, उसको चाइनामैन भी बोलते हैं। उन्होंने भी आके ट्रबल किया, क्योंकि ओमान के बैट्समैन के साथ भी यही प्रॉब्लम है कि उनका कोई मल्टी डे कंपटीशन नहीं है, उनको खेलना नहीं आता है इस ज़्यादा अच्छी स्पिन बॉलिंग को, उनके पास डिफेंस नहीं है, तो वो भी उसको सामना नहीं कर पाया। दे कुड नॉट सी ऑफ द बॉलर। तो इससे एक चीज तो हमें अंदाजा होती है कि कल का मैच जो होने वाला है, यानी सितंबर 14 का संडे रात को जो मैच होने वाला है इंडिया और पाकिस्तान का, उसमें बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग का एक बहुत बड़ा का इम्पोर्टेंस रहेगा। जी हाँ, कौन सी बॉलिंग अटैक कितनी कारगर साबित होती है, वो डिसाइड करेगा इस मैच में। But Indian batting lineup ranks above Pakistan. If you look on paper, man to man, if you compare the two sides, Indian batting lineup is far superior. But bowling lineup एक ऐसी चीज है जो डिसाइड करेगी, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, कि कौन सी टीम ज्यादा आगे जाएगी कल के मैच के अंदर। इंडिया के पास एक चाइनामैन है, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर कुलदीप यादव है, एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है in Akshar Patel. They also have 2 or 3 medium pacers, which gives a lot of variety to the bowling attack. वहीं पाकिस्तान के पास भी equal variety, or maybe their variety is a little bit more. अगर आप देखें, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है मोहम्मद नवाज में, लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर हमने बात की थी अभी सुफियान नकीम की, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स मोहम्मद नवाज। Then they also have an off spinner, they also have a medium pacer, a couple of medium pacers. So दोनों की bowling attack जो है वो काफी ऑलमोस्ट सिमिलर है। और इस टाइप की विकेट्स के ऊपर इंडिया के पास एक मिस्ट्री स्पिनर भी है, वरुण चक्रवर्ती में। तो दोनों की बॉलिंग अटैक स्पिन बॉलिंग हैवी है, और इस विकेट के ऊपर, दुबई की विकेट के ऊपर, डेफिनेटली इन स्पिनर्स का बहुत बड़ा रोल रहेगा। कौन से बैट्समैन किस लेवल के ऊपर कहाँ मनूवर करके, कैसे, किस स्किल से मनूवर कर सकते हैं बॉल को, और कहाँ लूज बॉल्स का फायदा उठा सकते हैं, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा कल के मैच के रिजल्ट में। कल हमारी मुलाकात कपिल देव के साथ हुई, 1983 वर्ल्ड कप विनिंग इंडियन टीम के कप्तान थे।
और लेजेंडरी ऑलराउंडर रहे हैं। 1994 में वो रिटायर हुए टेस्ट क्रिकेट से, ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से, और उसके बाद भी आज तक उनका ऑरा बरकरार है। At one point in time, he was the highest wicket taker in Test cricket. He was a tremendous batsman who could hit the ball really hard. He was a complete all-round cricketer. कल उनकी मुलाकात हमारी दिल्ली गोल्फ क्लब में यूं हुई क्योंकि वो आजकल प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट है। यहाँ कल एक फंक्शन था और उनसे हम सब ने, मीडिया ने उनको घेर लिया था और उनसे एक सवाल किया था इंडिया पाकिस्तान के मैच के बारे में, और उन्होंने प्रेडिक्ट किया था ऑब्वियसली इंडियन टीम विल विन, विच इज नेचुरल कमिंग फ्रॉम अ फॉर्मर इंडियन कैप्टन। बट उनसे एक चीज और पूछी गई थी कि रोहित शर्मा और विराट कोहली की क्या कमी महसूस होगी। तो उन्होंने कहा वो लोग खेल चुके हैं और दे हैव सर्व्ड इंडिया वेल, आई थिंक वी शुड मूव ऑन। और यही चीज मेरे ख्याल से सिलेक्टर्स ने भी सोची थी when they decided to move on from these two players. Both these cricketers retired from T20 cricket after the T20 World Cup win in 2024, and since then India have done well. Under Surya Kumar Yadav, this is India's first multi-nation क्रिकेट टूर्नामेंट। हालांकि सूर्य कुमार यादव ने अपनी कैप्टनसी में बहुत अच्छे जौहर दिखाए, जो बहुत जौहर दिखाए कैप्टनसी में, बायलैटरल सीरीज में ही हैज लेड देम वेल। बट मल्टी नेशन टूर्नामेंट का सबसे बड़ा पहला चैलेंज उनको अब फेस करना पड़ रहा है, और ये डिसाइड करेगा कि हाउ विल इंडियन टीम गो फॉरवर्ड। क्योंकि हमने देखा है कि शुभमन गिल को सिलेक्टर्स ने ड्राफ्ट किया है T20 टीम में। देयर वाज अ लॉट ऑफ कंट्रोवर्सी ओवर हिम बीइंग पिक्ड अहेड ऑफ श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर जो पंजाब किंग्स के कैप्टन थे आईपीएल के अंदर, he was ignored, and Shubman Gill, who is the captain of Gujarat Titans in IPL, he was drafted in. So काफी लोगों का कहना ये है कि शायद ये सिलेक्टर्स का एक सोच है। सिलेक्टर्स they want to make or put Shubman Gill as an all format captain in the future once Surya Kumar Yadav steps down or he fails. तो ये एक तलवार की तरह शुभमन गिल सूर्य कुमार यादव की गर्दन पर लटके हुए हैं। अगर सूर्य कुमार यादव कैप्टनसी में थोड़ा सा भी he does not perform well or he slips, then obviously Indian selectors will have an option in Shubman Gill to take over as the new Indian all format captain. वैसे तो इंडिया और पाकिस्तान का कल जो मैच है वो बहुत सिग्निफिकेंट माना जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली दोनों देश अभी क्रॉस बॉर्डर टेंशन से निकले हैं। काफी कुछ बातचीत चल रही है। इंडिया पाकिस्तान क्योंकि आर्च राइवल्स हैं, दे डोंट प्ले दैट ऑफन, स्पेशली बायलैटरल सीरीज तो होती नहीं है, तो इस वजह से ये मल्टी नेशन टूर्नामेंट के मैचेस बहुत इंपॉर्टेंस अज्यूम करते हैं। बट अगर हम टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से देखें, टूर्नामेंट के हिसाब से देखें, तो ये इस मैच की ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, क्योंकि ये दोनों टीमें मोस्ट प्रोबेबली क्वालिफाई कर जाएंगी नेक्स्ट राउंड के लिए। बाकी दोनों टीमें यूएई, बाकी दोनों टीम्स यूएई और ओमान, हम लोगों ने देखा कि वो किस तरीके से पहले मैचेस खेली हैं। यूएई बिल्कुल डिसअपॉइंटेड अगेंस्ट इंडिया एंड ओमान डिसअपॉइंटेड अगेंस्ट पाकिस्तान। It's quite likely that Oman will again lose to India in the next match. They'll lose again. They will lose to India in the next match, and UAE will lose to Pakistan in their next match, and which will mean that India and Pakistan will progress to Super 4 from their group. तो ये मैच इसीलिए सिग्निफिकेंट नहीं है टूर्नामेंट के पर्सपेक्टिव से, but obviously both the teams will want to go into the Super 4s with an upper hand, and this could also be a precursor to the the final. There is a possibility that India and Pakistan will play in the final. There is obviously Afghanistan, Sri Lanka, and Bangladesh in the other group. These three teams will fight for 2 spots from the other group. That is much tougher and compared to this one. But this match will be significant only it is because it is an India-Pakistan match. Super 4s के अंदर तो obviously qualifying, I mean both teams are guaranteed to qualify because UAE and Oman, as we said, are not that strong team. तो देखते हैं कल मैच में क्या होता है, एंड वी विल डेफिनेटली रिटर्न आफ्टर द मैच. आई विल स्पीक टू यू आफ्टर द मैच. आई एनालाइज इट, what went wrong for one team, what went right for the other team. We will discuss it at length. Until then, goodbye.